आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2024 में जो आपके करंट वाला पार्ट है उसमें एक टॉपिक दिया गया है स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो अब उसको पढ़ते हैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो चंद्रयान 4 है, क्या है चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 4 मिशन। ठीक है, तो चंद्रयान जो 4 मिशन है वो कब लॉन्च किया जाएगा, तो वो लॉन्च किया जाएगा 2027 में। तो चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा 2027 में। और चंद्रयान 4 का जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, उसका मुख्य मोटो क्या होगा, उसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि यह चांद की सतह से 3 से 5 किलोग्राम मिट्टी के नमूने लाएगा। ठीक है, तो चंद्रयान 4 का जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ये चांद की सतह से 3 से 5 किलोग्राम क्या लाएगा, मिट्टी के नमूने और चट्टानों के नमूने लाएगा। ठीक है, तो चंद्रयान 4 है उसे कब लॉन्च किया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा 2027 में। और ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि ये चांद की सतह से क्या 3 से 5 किलोग्राम मिट्टी या चट्टानों के नमूने भारत लेकर के आएगा चंद्रयान 4। नेक्स्ट हम देखते हैं तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 23 अगस्त को। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा, 2027 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ये चांद की सतह से 3 से 5 किलोग्राम मिट्टी तथा चट्टानों के नमूने भारत लेकर के आएगा चंद्रयान 4। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है स्पेस स्टेशन का नया मॉड्यूल कब लॉन्च किया जाएगा। तो इंडियन स्पेस स्टेशन क्या है, इंडियन स्पेस स्टेशन है, उसका नया मॉड्यूल कब लॉन्च किया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा 2028 में। तो इंडियन स्पेस स्टेशन का जो इंडियन स्पेस स्टेशन का जो नया मॉड्यूल है वो कब लॉन्च किया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा 2028 में। तो ये भी याद रखना है कि इंडियन स्पेस स्टेशन का नया मॉड्यूल या पहला मॉड्यूल कब लॉन्च किया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा 2028 में। तो इंडियन स्पेस स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल कब लॉन्च किया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, अगले में है कि भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट तो कब लॉन्च किया गया। तो भारत का जो पहला पुनः प्रायोज्य क्या है, पुनः प्रायोज्य या प्रायोज्य क्या मतलब क्या है कि पुनः योग्य में लिया जा सकने वाला। तो भारत का पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट, तो भारत का क्या है पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट। ठीक है, पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट, उसका नाम क्या है, रूमी, RHUMI-1। ठीक है, तो भारत का जो पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट है उसका नाम क्या है, रूमी। ठीक है, तो इसको कब लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया 24 अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो भारत का पहला जो पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट है उसे लॉन्च किया गया 24 अगस्त 2024 को। उसका नाम क्या था, रूमी फर्स्ट था। और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया, इसे लॉन्च किया गया चेन्नई के थिरुवंदधई से लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया, चेन्नई के थिरुवंदधई से लॉन्च किया गया, थिरुवंदधई से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो भारत का जो पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट है उसका नाम क्या है, रूमी फर्स्ट। और इसे लॉन्च किया गया 24 अगस्त 2024 को। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया, चेन्नई के थिरुवंदधई से लॉन्च किया गया। तो एक बार वापस रिवीजन करते हैं कि है ना, सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा, 2027 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये चांद की सतह से 3 से 5 किलोग्राम मिट्टी तथा चट्टानों के नमूने भारत लेकर के आएगा। नेक्स्ट है कि जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 23 अगस्त को मनाया जाता है। इंडियन स्पेस स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है वो कब लॉन्च किया जाएगा, 2028 में। नेक्स्ट है भारत का जो पहला पुनः प्रायोज्य यानी पुनः उपयोग में लिया जा सकने वाला हाइब्रिड रॉकेट, उसका नाम क्या है, रूमी फर्स्ट है, RHUMI फर्स्ट है। ठीक है, और ये कब लॉन्च किया गया, 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के थिरुवंदधई से लॉन्च किया गया। आगे हम देखते हैं इस रूमी फर्स्ट है, इसके द्वारा क्या है, तो 2 प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च किए गए। एक तो है 3 क्यूब सैटेलाइट, एक तो है 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट। ठीक है, 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट लॉन्च किए गए इस रूमी फर्स्ट रॉकेट के द्वारा। और इन रॉकेटों का जो मुख्य काम क्या है, ये क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन
के लिए डेटा एकत्रित करेंगे। तो 3 क्यूब और 50 पिको सैटेलाइट है, ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के लिए क्या डाटा एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट, यानी कि पुनः उपयोग में लिया जा सकने वाला हाइब्रिड रॉकेट, उसका नाम क्या है, रूमी फर्स्ट। ये लॉन्च किया गया 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के थिरुवनंतपुरम से। इससे 3 क्यूब और 50 पिको सैटेलाइट लॉन्च किए गए और ये सैटेलाइट का मुख्य काम क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित डाटा उपलब्ध कराएंगे। अगला हम देखते हैं इसरो। अगला क्या है, इसरो ने अपना क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, तो इसरो ने अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, EOS 08, ठीक है, तो इसरो ने अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS का मतलब क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, तो इसरो ने अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, EOS 08 लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है SSLV D3, किसके द्वारा, SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। तो इसरो ने अपना जो अर्थ सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उसका नाम क्या है, EOS 08, उसे लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च करने में जिस रॉकेट का उपयोग हुआ है वो है SSLV D3। SSLV D3 है वो क्या है, भारत का सबसे छोटा रॉकेट है, ठीक है, तो सबसे छोटा रॉकेट है। तो ये SSLV D3 क्या है, सबसे छोटा रॉकेट है। SSLV D3 क्या है, सबसे छोटा रॉकेट है। तो SSLV का मतलब क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो SSLV D3 है वो है सबसे छोटा रॉकेट है, ठीक है, और इसके द्वारा किसे लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है EOS 08, उसको लॉन्च किया गया है इसके द्वारा, ठीक है। और EOS 08, ये जो EOS 08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 जो है, इसका मुख्य काम क्या रहेगा, ये पर्यावरण तथा आपदा की जानकारी प्रदान करेगा। ये किसकी, पर्यावरण तथा आपदा संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। पर्यावरण तथा आपदा संबंधी जानकारी प्रदान करेगा EOS 08, ठीक है। तो अगला आपने क्या देखा है, इसरो ने अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है EOS 08। EOS 08 को लॉन्च किस रॉकेट के द्वारा किया गया है, वो रॉकेट का नाम है SSLV D3। SSLV D3 क्या है, सबसे छोटा रॉकेट है। SSLV D3 का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये सबसे छोटा रॉकेट है। और जो EOS 08 जो सैटेलाइट है उसका मुख्य काम क्या रहेगा, यह पर्यावरण तथा आपदा संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट अगला है कि है ना, जो अमेरिका के क्या है स्पेस एजेंसियां है, अमेरिका की 2 स्पेस एजेंसियां है। एक का नाम क्या है, ब्लू ओरिजिन, और दूसरे का नाम क्या है, सेरा। तो एक का नाम क्या है, ब्लू ओरिजिन, एक का नाम है ब्लू ओरिजिन और दूसरे का नाम क्या है, सेरा। ये क्या है, अमेरिका की 2 स्पेस एजेंसियां है। इन्होंने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को शामिल करने की घोषणा की है। तो अमेरिका की कौन सी 2 स्पेस एजेंसियां हैं जिन्होंने कि अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, क्या है, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, ठीक है, उड़ान कार्यक्रम, ठीक है। तो अमेरिका की कौन सी 2 स्पेस एजेंसियां हैं जिन्होंने कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को शामिल करने का निर्णय किया है, तो वो है, एक तो है ब्लू ओरिजिन और दूसरी क्या है, सेरा। सेरा की फुल फॉर्म क्या है, सेरा की फुल फॉर्म है स्पेस एक्सप्लोरेशन रिसर्च एजेंसी। सेरा की फुल फॉर्म क्या है, स्पेस एक्सप्लोरेशन रिसर्च एजेंसी, ठीक है, एजेंसी, ठीक है। तो अमेरिका की 2 स्पेस एजेंसियां है, पहली तो होगी ब्लू ओरिजिन और दूसरी होगी सेरा। इन दोनों ने क्या है, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को सम्मिलित करने का घोषणा की है। कब की है, 1 जुलाई 2024 को।
तो ये याद रखना है कि अमेरिका की 2 स्पेस एजेंसियां हैं, एक तो ब्लू ओरिजिन, दूसरी सेरा। सेरा का मतलब क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन रिसर्च एजेंसी। उन्होंने अपने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत को सम्मिलित करने का निर्णय किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसरो ने अपना स्पाडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, तो इसरो स्पाडेक्स मिशन लॉन्च करने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो इसरो स्पाडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला चौथा देश बन गया है। तो स्पाडेक्स मिशन को लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? भारत है वो स्पाडेक्स मिशन को लॉन्च करने वाला चौथा सफल देश बन गया है। तो इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है स्पाडेक्स मिशन। स्पाडेक्स की फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो स्पाडेक्स की फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पाडेक्स मिशन को लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? वो बन गया है चौथा देश बन गया है। तो अब स्पाडेक्स होता क्या है? वैसे स्पाडेक्स क्या होता है? स्पाडेक्स होता क्या है? स्पाडेक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है? किसी रॉकेट में, ठीक है, किसी रॉकेट में 2 उपग्रह है, 2 उपग्रहों को डाल करके क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। और इससे क्या है? पृथ्वी की किसी कक्षा में दोनों को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अब क्या किया जाता है? इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। तो स्पाडेक्स मिशन के अंतर्गत क्या किया जाता है? 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ा या अलग किया जाता है। तो स्पाडेक्स मिशन होता क्या है कि 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में आपस में जोड़ने या अलग करने की जो मिशन है उसे क्या कहलाता है? स्पाडेक्स मिशन। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यही कहलाता है। तो इसरो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला चौथा देश बन गया है। कौन? भारत बन गया है। ठीक है, तो चौथा देश कौन बन गया है? वो बन गया है भारत। तो इसरो ने इस जो लॉन्च कार्यक्रम में क्या किया? इसरो ने क्या किया? PSLV C-16। ठीक है, तो इसरो ने एक रॉकेट लिया जिसका नाम क्या है? PSLV C-60। ठीक है, ये रॉकेट लिया। इसमें है ना 2 इसने उपग्रह डाले। इसरो ने इसमें 2 उपग्रह डाले। एक का नाम क्या है? SDX-01। एक उपग्रह का नाम क्या है? SDX-01 और दूसरे उपग्रह का नाम है SDX-02। ये 2 उपग्रह इसमें डाले। अब इस रॉकेट को क्या किया? ये क्या है? PSLV C-60 एक तो क्या है? रॉकेट है, और ये SDX-01 और SDX-02 ये दोनों क्या है? सैटेलाइट है। ये क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है, अब इस रॉकेट को लॉन्च किया। अब ये रॉकेट गया, इसने ना पृथ्वी की जो कक्षा है, ठीक है, पृथ्वी की कक्षा से 475 किलोमीटर की जो कक्षा है की दूरी में जो कक्षा है वहाँ पर इन SDX-01 और SDX-02 इन दोनों उपग्रहों को कहाँ पे? यहाँ पे इसने लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पे लॉन्च कर दिया। अब आने वाले समय में क्या करेंगे? जो वैज्ञानिक है ये SDX-01 और SDX-02 इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ये स्पाडेक्स मिशन है उसके अंतर्गत क्या किया? एक बार वापस देख लेते हैं। इसरो ने क्या किया? PSLV C-60 रॉकेट लिया, उसमें SDX-01 और SDX-02 सैटेलाइट डाले। अब इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया। इस PSLV C-60 रॉकेट ने क्या किया? पृथ्वी है उसकी जो 475 किलोमीटर पे जो कक्षा है वहाँ पे जाके SDX-01 SDX-02 को इसने स्थापित कर दिया, इन दोनों सैटेलाइट को। अब आने वाले समय में इसरो क्या करेगी? इस SDX-01 और 02 के बीच की दूरी को कम करेगी, इनको पास लाएगी और इन्हें आपस में जोड़ देगी। तो स्पाडेक्स मिशन होता क्या है? यही होता है कि 2 उपग्रहों के बीच की दूरी को कम करके उन्हें आपस में जोड़ देना या उन्हें अलग करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? स्पाडेक्स। और स्पाडेक्स जो मिशन कंप्लीट करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। और ये कार्यक्रम उन्होंने कब किया? ये किया 30 दिसंबर 2024 को किया। तो स्पाडेक्स मिशन कंप्लीट करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? वो बन गया है चौथा। नेक्स्ट है कि इसरो ने यूरोपीय एजेंसी की एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसरो है उसने क्या है? यूरोपीय एजेंसी। क्या है? यूरोपीय एजेंसी सी के एक सैटेलाइट है
यूरोपीय एजेंसी के एक सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? उस सैटेलाइट का नाम है प्रोबा 3, ठीक है, प्रोबा 3, ठीक है। तो इसरो ने क्या है, यूरोपीय एजेंसी के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। उस सैटेलाइट का नाम है प्रोबा 3 और ये प्रोबा 3 क्या है? एक सोलर सैटेलाइट है, मतलब सूर्य से संबंधित सूचना प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसरो ने यूरोपीय एजेंसी के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? प्रोबा 3 और ये प्रोबा 3 क्या है? एक सोलर सैटेलाइट है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि इसरो ने अपने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। इसरो क्या है? इसरो ने अपने क्रायोजेनिक इंजन, क्या है? क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम क्या है? CE-20। सी का मतलब क्रायोजेनिक और ई का मतलब इंजन, CE-20 ये उसका नाम है। तो इसरो ने अपने क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम है CE-20 उसका क्या कर लिया है? सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, ठीक है। सफलतापूर्वक परीक्षण कब कर लिया है? वो कर लिया है 7 फरवरी 2025 को सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और इस क्रायोजेनिक इंजन को किसने बनाया है? इसको बनाया है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित। तो इस क्रायोजेनिक इंजन को बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में बनाया गया है, ठीक है, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में बनाया गया है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा बनाया गया है। तो इसरो ने अपने जो क्रायोजेनिक इंजन है CE-20 यानी क्रायोजेनिक इंजन 20 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है 7 फरवरी 2025 को। इसे कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में बनाया गया है। और इसे कहाँ, किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया है LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा बनाया गया है। तो इसरो के आने वाले कुछ कार्यक्रम जैसे कि गगनयान मिशन, ठीक है, इसरो का गगनयान मिशन आएगा, गगनयान मिशन, और LVM-3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसके जो ऊपरी भाग है उसको ये शक्ति प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसरो ने अपने क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। कब किया है? 7 फरवरी 2025 को। इसको बनाया किसने? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में बनाया गया है। इसको बनाया है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ने बनाया है। और ये इंजन काम किस में आएगा? इसरो के आने वाले कुछ कार्यक्रम जैसे गगनयान 3 तथा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, उसके जो ऊपरी वाला भाग है ना, उसमें ये शक्ति प्रदान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे हम देखते हैं अगला हम देखते हैं इसरो ने विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर का निर्माण किया है, ठीक है। तो अगला क्या है? इसरो है, उसने क्या है? विश्व के सबसे बड़े प्रणोदक मिक्सर यानी इसे क्या भी कहते हैं? प्रोपल्सन मिक्सर, उसका निर्माण किया है। इसका भार लगभग कितना है? 10 टन है। तो इसरो ने विश्व के सबसे बड़े प्रणोदक मिक्सर यानी कि प्रोपल्सन मिक्सर का निर्माण किया है। इसका भार कितना है? इसका भार है 10 टन का है। तो इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है इसरो के सतीश धवन, इसरो के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र, इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है उसने, और क्या है? CMTI बेंगलुरु, ठीक है, CMTI बेंगलुरु, ठीक है, CMTI बेंगलुरु, इन दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। तो इसरो ने विश्व का सबसे बड़ा क्या बना दिया है? प्रणोदक मिक्सर बना दिया है जिसका भार 10 टन है। और इसका निर्माण किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तथा CMTI बेंगलुरु यानी कि सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, CMTI सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, इन दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण कर लिया है। आगे हम देखते हैं इसरो। नेक्स्ट क्या है? इसरो ने क्या किया है? इसरो ने अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसरो का जो 100वां मिशन है, क्या है? इसरो का 100वां मिशन वो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसरो ने अपना कौन सा 100वां मिशन लॉन्च कर दिया है? क्या? सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसरो का 100वां मिशन को क्या है? तो इसरो ने अपना 100वां मिशन कब लॉन्च किया गया है? वो लॉन्च किया है 29 जनवरी
2025 को 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च किया है? वो किया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। तो इसरो ने अपना जो 100वां मिशन कब लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है 29 जनवरी 2025 को। और कहाँ से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। तो इसरो ने अपने 100वें मिशन में क्या लॉन्च किया है? तो इसरो ने अपने 100वें मिशन में क्या है? एक GSLV F-15 रॉकेट लिया है। ठीक है, तो GSLV F-15 रॉकेट, इसमें क्या है? एक नेविगेशन सैटेलाइट, यहाँ जिस सैटेलाइट का नाम क्या है? NVS-02, ये डाल करके इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसरो ने अपने 100वें मिशन में किसको लॉन्च किया है? एक नेविगेशन सैटेलाइट यानी कि NVS-02 को लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने में रॉकेट कौन सा काम में आया है? वह है GSLV F-15 रॉकेट काम में आया है। तो ये NVS-02 जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो ये क्या करेगा? भारत के नाविक सिस्टम को और भी मजबूत करेगा। नाविक सिस्टम को क्या करेगा? मजबूत करेगा। तो इसरो ने जो अपना 100वां मिशन है लॉन्च किया है, तो इस 100वें मिशन में कब लॉन्च किया है? 29 जनवरी 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो 100वें मिशन में इसरो ने क्या किया? एक नेविगेशन सैटेलाइट जिसका नाम क्या है? NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट है। इसको क्या है? एक GSLV F-15। ठीक है, तो नेविगेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? NVS-02। ये यहाँ पे नेविगेशन सैटेलाइट डाला NVS-02। और इस जो रॉकेट का नाम है ये है GSLV F-15। इस रॉकेट में डाल करके इसे लॉन्च कर दिया है नेविगेशन सैटेलाइट को। ये है इसरो का 100वां मिशन। आगे हम देखते हैं, अगला देखते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष में एक पौधे के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। तो उस पौधे का नाम क्या है? तो इसरो ने ना अंतरिक्ष में काउपी यानी क्या बोलते हैं इसे? लोबिया बोलते हैं। लोबिया के बीजों को क्या है? अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक क्या किया है? अंकुरित किया है। अंतरिक्ष में अंकुरित किया है किस पौधे के बीजों को? काउपी या लोबिया के बीजों को। ये भी पूछ सकते हैं कि इसरो ने किस पौधे के बीजों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित करने में अंकुरित कर दिया है? वो है काउपी या लोबिया के बीजों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। अंतरिक्ष में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण अंकुरित होने में थोड़ी समस्या आती है। तो लेकिन कम गुरुत्वाकर्षण पर भी इसरो ने काउपी या लोबिया के बीजों को अंकुरित करने की सफलता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले में बोला गया है कि इसरो ने अपने सबसे उन्नत संचार उपग्रह, ठीक है, तो इसरो का जो सबसे उन्नत संचार उपग्रह है उसका नाम क्या है? GSAT-20, या इसे क्या भी कहा जाता है? GSAT-N2 भी कहा जाता है। क्या है? GSAT-N2। तो ये क्या है? इसरो का सबसे उन्नत, सबसे बढ़िया संचार उपग्रह है। तो इसरो का अभी तक का बनाया हुआ सबसे उन्नत या सबसे बढ़िया संचार उपग्रह कौन सा है? GSAT-20, या इसे क्या भी कहा जाता है? GSAT-N2 भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है इसरो का अब तक का बनाया हुआ सबसे बढ़िया संचार उपग्रह। इसको इसरो ने है ना एक एलॉन मस्क है, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? SpaceX। क्या है? SpaceX। एलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी SpaceX के द्वारा लॉन्च करवाया है। ठीक है, तो GSAT-20 या GSAT-N2 है, इसे लॉन्च किसने किया है? ये सैटेलाइट तो किसका है? भारत का है, लेकिन इसे लॉन्च किसके द्वारा करवाया गया है? वो है एलॉन मस्क। क्या है? एलॉन मस्क, उनकी एक कंपनी है SpaceX, ठीक है, उसके द्वारा लॉन्च करवाया है। और इसको जो लॉन्च किया है उस रॉकेट का नाम क्या है? उस रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन 9। ठीक है, फाल्कन 9। तो फाल्कन 9 रॉकेट के जो कि एलॉन मस्क की कंपनी का है, उसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? GSAT-20 या GSAT-N2 जो अब संचार उपग्रह है, इसे लॉन्च किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि GSAT-20 या GSAT-N2 जो सैटेलाइट है उसे एलन मस्क की जो कंपनी है SpaceX, उसके फाल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया है। और ये लॉन्च कब किया है? ये किया है 19 नवंबर 2024 को। 19 नवंबर 2024 को लॉन्च किया है।
ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत का पहला जो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ चालू किया जाएगा। भारत का जो पहला एनालॉग क्या है, एनालॉग, ठीक है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन वो कहाँ पे चालू किया जाएगा, वो कहाँ किया जाएगा, लेह में चालू किया जाएगा। भारत का जो पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है वो चालू किया जाएगा लेह में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसरो का जो शुक्रयान मिशन है, शुक्रयान मिशन, उसे भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो ये कब लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा 2028 में। इसरो का जो शुक्रयान मिशन है उसे भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान की है, ये शुक्रयान मिशन लॉन्च किया जाएगा 2028 में लॉन्च किया जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम में जो आपके अगला टॉपिक है वो है पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान वो दिया गया है, तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला है कि जो ओलंपिक ऑर्डर जो अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया है, वो प्रदान किया गया है अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, तो ओलंपिक ऑर्डर जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है किसे, अभिनव बिंद्रा को, जो कि भारत के निशानेबाज रह चुके हैं। ठीक है, तो ओलंपिक ऑर्डर जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया है अभिनव बिंद्रा को। अगला देखते हैं कि जो एशिया के ऐसे पहले कौन से खिलाड़ी हैं जिनको कि हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है, तो हॉल ऑफ फेम में जो शामिल किया गया है वो दो खिलाड़ियों को किया गया है। एक तो है लिएंडर पेस और दूसरा है विजय अमृतराज। एक तो है लिएंडर पेस, ठीक है, दूसरे कौन है, विजय अमृतराज। ठीक, विजय अमृतराज। ठीक है, तो इन दो खिलाड़ियों को किस में शामिल किया गया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो हॉल ऑफ फेम में शामिल दो खिलाड़ी कौन कौन से हैं, पहले तो है लिएंडर पेस और दूसरे है विजय अमृतराज, इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है उनको, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वह है रूस का। ठीक है, तो रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, और उस जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल द फर्स्ट कोल्ड। ठीक है, तो आप इतना याद रख देना, द फर्स्ट कोल्ड। ठीक है, द फर्स्ट कोल्ड। तो ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये है रूस का, और ये किसे प्रदान किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो रूस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार किया गया है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जो रोशनी नादर, ठीक है, अगले है रोशनी नादर। ठीक है, रोशनी नादर जो कि किसकी चेयरमैन है, वो है HCL टैग उसकी चेयरमैन है रोशनी नादर। उसको कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो प्रदान किया गया है फ्रांस का। तो रोशनी नादर जो कि HCL टैग की क्या है, चेयरमैन है, उसे प्रदान किया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और उस पुरस्कार का नाम क्या है, सेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर। ठीक है, तो रोशनी नादर को कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, वह है फ्रांस का। आगे हम देखते हैं दुनिया की जो पहली मिस एआई कौन बनी है, तो दुनिया की जो पहली मिस एआई बनी है वो बनी है केंजा लाइली। कौन बनी है, केंजा लाइली। ठीक है, तो दुनिया की पहली मिस एआई बनी है वो बनी है केंजा लाइली, जो कि कहाँ की है, मोरक्को की। तो दुनिया की जो पहली मिस एआई बनी है वो बनी है केंजा लाइली, जो कि है मोरक्को की। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस यूनिवर्सल पेटिट। क्या है, मिस यूनिवर्सल पेटिट। ठीक है, यूनिवर्सल पेटिट। ठीक है, मिस यूनिवर्सल पेटिट ये क्या है, ये किसको प्रदान किया गया, ये पुरस्कार प्रदान किया गया है श्रुति हेगड़े को। मिस यूनिवर्सल पेटिट का पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है, श्रुति हेगड़े को, जो कि कहाँ की है, कर्नाटक के धारवाड़ की है। तो मिस यूनिवर्सल पेटिट का पुरस्कार प्रदान किया गया है श्रुति हेगड़े को, जो कि है कर्नाटक के धारवाड़ की है। और यह पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, छोटे कद की महिलाओं को प्रदान किया जाता है, मिस यूनिवर्सल पेटिट। अगला है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है गोविंदराजन पद्मनाभ को। ठीक है, विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है गोविंदराजन पद्मनाभ को, जो कि
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है गोविंदराजन पद्मनाभ को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विज्ञान टीम पुरस्कार, विज्ञान जो टीम पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया गया है चंद्रयान 3 की जो टीम है उसे प्रदान किया गया है विज्ञान टीम पुरस्कार। नेक्स्ट हम देखते हैं 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उनकी घोषणा की गई है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है आटम। ठीक है, आटम जो मलयालम मूवी है उसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। दूसरा देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है किसे? गुलमोहर को दिया गया है। नेक्स्ट है कि मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है कांतारा को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। किसे दिया गया है? ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो है नित्या मेनन, एक तो है क्या है? नित्या मेनन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एक तो हो गया नित्या मेनन और दूसरा है मानसी पारेख। क्या है? मानसी पारेख। इन दोनों को क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है, वो किसे दिया गया है? सूरज बड़जात्या को दिया गया है। सूरज बड़जात्या को दिया गया है उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए। ठीक है, तो ये इसको एक बार वापस देखते हैं कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है आटम, जो कि मलयालम मूवी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है गुलमोहर को। सर्वश्रेष्ठ जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कांतारा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है नित्या मेनन और मानसी पारेख। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है सूरज बड़जात्या को दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का जो पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शीर्ष बैंकर का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है किसे दिया गया है? वो दिया गया शशिकांत दास। ठीक है, शशिकांत दास। ठीक है, तो शशिकांत दास है, उन्हें क्या दिया गया है? शीर्ष बैंकर का पुरस्कार दिया गया है। शशिकांत दास क्या थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उन्हें क्या दिया गया है? शीर्ष बैंकर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनको 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वो 2 देश कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया फिजी। ठीक है, पहला तो हो गया फिजी और दूसरा है तिमोर लिस्ते। क्या है? तिमोर लिस्ते। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, उनको 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। एक तो है गया फिजी और दूसरा है तिमोर लिस्ते, इन दोनों का। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024। क्या है? मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है मृणमयी डे को दिया गया है। मृणमयी डे। ठीक है, मृणमयी डे जो कि पश्चिम बंगाल की है, उनको दिया गया है मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का खिताब। नेक्स्ट देखते हैं कि अणुव्रत पुरस्कार, विश्व भारती सोसाइटी द्वारा जो अणुव्रत पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार? अणुव्रत पुरस्कार। वो किसे प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है रतन टाटा को। ठीक है, तो अणुव्रत पुरस्कार प्रदान किया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के 2 शिक्षक हैं जिनको कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राजस्थान के 2 शिक्षक कौन कौन से हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहले तो है बलजिंदर सिंह बराड़। ठीक है, एक तो हो गए कौन है? बलजिंदर सिंह बराड़। ठीक है, बलजिंदर सिंह बराड़। ठीक है, तो और जो कि कहाँ के हैं? गंगानगर के है बलजिंदर सिंह बराड़। और दूसरे हो गए हुक्मचंद चौधरी। कौन है? हुक्मचंद चौधरी। ठीक है, ये है 2 शिक्षक जिन्हें कि
ये कहाँ के, ये है बीकानेर के, ठीक है। तो राजस्थान के 2 शिक्षक हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले तो है बलजिंदर सिंह बराड़ जो कि कहाँ के है, गंगानगर के। दूसरे है हुक्मचंद चौधरी जो कि कहाँ है, बीकानेर के। इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे की है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसे दिया गया है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया, ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब दिया गया है रिया सिंघा को। किसे दिया गया है, रिया सिंघा, मिस सिंघा, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब दिया गया है रिया सिंघा जो कि कहाँ की है, गुजरात की। तो मिस यूनिवर्स इंडिया का जो खिताब दिया गया है वो दिया गया है रिया सिंघा जो कि कहाँ की है, गुजरात की, उनको दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो खिताब दिया गया है वो दिया गया है ध्रुवी पटेल को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो खिताब दिया गया है वो किसे दिया गया है, ध्रुवी पटेल को। और वो ये कहाँ दिया गया है, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में, ठीक है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब दिया गया है वो दिया गया है ध्रुवी पटेल को। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फिल्म निर्माता है विनोद बच्चन, ठीक है, उनको यूके के संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है। तो जो यूके का संसद है, ठीक है, यूके का संसद है, उसमें प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसे दिया गया है, वो दिया गया विनोद बच्चन, विनोद बच्चन, ठीक है, विनोद बच्चन जो कि क्या एक फिल्म निर्माता है, उनको यूके के संसद में प्रतिष्ठित जो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है विनोद बच्चन को। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है वो राजस्थान के एक नर्सिंग कर्मी है जिनका नाम क्या है, राधे लाल शर्मा, राधे लाल शर्मा जो क्या है राजस्थान के एक नर्सिंग कर्मी है, उन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है राधे श्याम शर्मा को। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ था, थाईलैंड में। इसका पुरस्कार किसे दिया गया है, रेचल गुप्ता को। किसे दिया गया है, रेचल गुप्ता, ठीक है, रेचल गुप्ता जो कि कहाँ की है, जालंधर की है, जालंधर की है, ठीक है। उनको क्या दिया गया है, उनको दिया गया, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का अवार्ड। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का अवार्ड दिया गया है रेचल गुप्ता को जो कि कहाँ की है, जालंधर की। नेक्स्ट है कि फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024 क्या है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है, वो किसने जीता है, वो जीता है निकिता पोरवाल ने, ठीक है, निकिता पोरवाल, उन्होंने क्या जीता है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, ठीक है, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड यानी कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, वो प्रदान किया गया है जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ को प्रदान किया गया है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है एस सोमनाथ को जो कि क्या थे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। उनको ये पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, वो दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। आगे हम देखते हैं जो भारतीय रासायनिक परिषद है उसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है, OPCW द हैग, ठीक है, OPCW द हैग पुरस्कार ये किसे मिला है, वो मिला है भारतीय रासायनिक परिषद, ठीक है, भारतीय रासायनिक परिषद को 2024 का OPCW द हैग पुरस्कार दिया गया है। तो द हैग पुरस्कार किसे दिया गया है, वो दिया गया है भारतीय रासायनिक परिषद को। नेक्स्ट है डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थिलविक को मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब प्राप्त हुआ है। तो मिस यूनिवर्स 2024 जो 2024 का अवार्ड किसे मिला है, वो मिला है किसे,
डेनमार्क की है विक्टोरिया कजेर-थिलविग। क्या है? विक्टोरिया कजेर-थिलविग, ठीक है, विक्टोरिया कजेर-थिलविग है। उससे क्या मिला है? उसे मिला है 2024 का विक्टोरिया कजेर-थिलविग को कौन सा अवार्ड मिला है? वो है मिस यूनिवर्स, उन्होंने प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 2024 का जो बुकर पुरस्कार है, ठीक है, 2024 का जो बुकर पुरस्कार है, 2024 का बुकर पुरस्कार वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है सामंथा हार्वे को, ठीक है। तो 2024 का जो बुकर पुरस्कार है वो मिला है सामंथा हार्वे को मिला है, और उनको यह जो पुरस्कार है अपने उपन्यास किसके? ऑर्बिटल के लिए मिला है। ऑर्बिटल जो उपन्यास है वो लिखा सामंथा हार्वे ने लिखा, और उसके लिए उन्हें 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है। ऑर्बिटल क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों के दल की एक कहानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इरास्मस पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत के लेखक है अमिताव घोष, ठीक है, अमिताव घोष, ठीक है, उन्हें क्या मिला है? इरास्मस पुरस्कार मिला है। तो इरास्मस पुरस्कार मिला है, किसे मिला है? इरास्मस पुरस्कार मिला है भारत के एक लेखक है अमिताव घोष, उनको मिला है। और ये पुरस्कार क्या है? जलवायु परिवर्तन के लिए उन्होंने जो लेख लिखा है उसके लिए मिला है। तो इरास्मस पुरस्कार किसे मिला है? भारत के एक लेखक अमिताव घोष को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है हरमनप्रीत सिंह को, और गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है वो दिया है PR श्रीजेश को, और गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है PR श्रीजेश को दिया है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह और जबकि गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है PR श्रीजेश को। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है गुरुदेव श्री रविशंकर जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वो है फिजी, ठीक है। तो जो श्री रविशंकर जी है उन्हें किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? वो मिला है फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट टाइम पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर का किसे घोषित किया है? वह है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वह है डोनाल्ड ट्रंप, उनको क्या घोषित किया है? टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार। साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? वो दिया गया है गगन गिल को दिया गया है, ठीक है, गगन गिल, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का जो पुरस्कार है वो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है गगन गिल को, और गगन गिल ने क्या लिखा था? मैं जब तक बाहर आई, ठीक है, ये किसने लिखा है? गगन गिल ने। इनके लिए इसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। और जबकि राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? वो मिला है मुकुट मणिराज को, मुकुट मणिराज, ठीक है, जो राजस्थान की भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मुकुट मणिराज। और मुकुट मणिराज ने क्या लिखा है? गाँव और अम्मा लिखा है, ठीक है। तो जो राजस्थानी भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मुकुट मणिराज को, और उन्होंने लिखा है गाँव और अम्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हम देखते हैं कि है ना, जो अयोध्या के जो राम मंदिर है उनको ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो अमेरिका के जो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको सिक्योरिटी के पैमाने पर कहाँ का? ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। वो है अयोध्या के राम मंदिर को सुरक्षा के पैमाने पर कहाँ का? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, जो किरण मजूमदार शॉ है जो कि बायोकॉन की चेयरपर्सन है, उसे कौन सा पुरस्कार मिला है? उसे मिला है जमशेदजी टाटा पुरस्कार प्रदान किया गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 में जो आपके करंट वाला पार्ट है उसमें एक टॉपिक दिया गया है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है वो आता है पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का। तो पेरिस ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में देखते हैं। तो पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ फ्रांस के जो पेरिस शहर में हुआ था। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ फ्रांस के पेरिस शहर में। कब से कब तक हुआ इसका आयोजन? ये हुआ 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में हुआ पेरिस ओलंपिक का आयोजन। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में हुआ था पेरिस ओलंपिक का आयोजन। जो ये पेरिस ओलंपिक है ये कितने नंबर वाला है? यह 33वां पेरिस ओलंपिक है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक है वो कितने नंबर का ओलंपिक है? वो है 33वां ओलंपिक गेम है। ठीक है, तो ये कितने नंबर का है? 33वां ओलंपिक है। इसका आयोजन हुआ पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में हुआ इसका आयोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? फ्रीजेस। तो पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? फ्रीजेस। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? फ्रीजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक है, उसका जो आयोजन हुआ था वो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ओलंपिक का आयोजन स्टेडियम में न होकर के कहाँ हुआ है? सोन नदी के किनारे हुआ है। ठीक है, स्टेडियम में नहीं हुआ है। तो जो पेरिस की जो सोन नदी है वहाँ पे हुआ पेरिस ओलंपिक के जो उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह है वो स्टेडियम में न होकर कहाँ हुआ है? किसी नदी के किनारे। तो कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, पेरिस की सोन नदी के किनारे हुआ पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन कब हुआ था? वो हुआ था 26 जुलाई को, और समापन समारोह हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 2024 को हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में देखते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो भारत के कितने 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था किसमें? पेरिस ओलंपिक में। तो जो पेरिस ओलंपिक में जो उद्घाटन समारोह में जो भारत के पेरिस ओलंपिक है उसके जो उद्घाटन समारोह था तो उसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह में जो भारत की ओर से ध्वजवाहक थे वो थे, एक तो थे पीवी सिंधु। कौन थे? एक तो पीवी संधू और दूसरे थे कौन? शरथ कमल। ठीक है, शरथ कमल। ठीक है, तो जो उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? एक तो थे पीवी संधू और दूसरे कौन थे? शरथ कमल। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे, एक तो कौन थे? पीवी संधू और दूसरी कौन थे? वो थे शरथ कमल। नेक्स्ट हम देखते हैं जो समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? वो थे, तो समापन समारोह में जो भारत की ओर से ध्वजवाहक थे वो कौन थे? पहले कौन थे? वो तो मनु भाकर। कौन थी? मनु भाकर। मनु भाकर और दूसरे थे पी.आर. श्रीजेश। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक है उसके उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे पीवी संधू उसके और शरथ कमल, जबकि समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश थे। तो एक बार वापस देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस के पेरिस शहर में। कब से कब? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को बीच में। तो ये कौन से नंबर का ओलंपिक था? ये था 33वां ओलंपिक था। पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर है वो है क्या है? फ्रीजेस। क्या है? फ्रीजेस। पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन है कब हुआ था? वो हुआ था 26 जुलाई को हुआ था। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी ओलंपिक का उद्घाटन का जो समारोह है वो स्टेडियम में न होकर किसी नदी के किनारे हुआ था। तो पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह कौन सी नदी? सोन नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, और उद्घाटन समारोह में जो भारत का जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? पीवी संधू और शरथ कमल, जबकि समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। नेक्स्ट हम देखते हैं जो भारतीय दल था, भारतीय दल के जो प्रमुख किसे कौन थे? तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के जो प्रमुख थे
भारतीय दल के प्रमुख कौन थे, वो थे कौन थे, गगन नारंग। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के जो प्रमुख थे वो कौन थे, गगन नारंग को प्रमुख बनाया गया। अब हमने देखा कि पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है पेरिस ओलंपिक में, लेकिन इसमें से मेडल कितने ही जीत पाए हम केवल और केवल कितने, 6 मेडल जीत पाए, जिसमें से एक तो क्या है सिल्वर और 5 क्या है ब्रॉन्ज। ठीक है, एक तो सिल्वर मेडल और है 5 है ब्रॉन्ज। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते, भारत ने जीते 6 मेडल जीते हैं, उसमें से एक तो क्या है सिल्वर मेडल है और 5 क्या है ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो पेरिस में ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते, वो जीते 6 मेडल जीते, उसमें से एक तो मेडल क्या है सिल्वर मेडल है और 5 मेडल है वो क्या है ब्रॉन्ज। ठीक है, एक तो क्या है सिल्वर, तो ये इसका मतलब क्या है सिल्वर। ठीक है, एक तो सिल्वर मेडल है और 5 क्या है ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत ने जीते कितने, 6 मेडल टोटल जीते। ठीक है, तो और भारत का पेरिस ओलंपिक में जो स्थान रहा वो कौन सा स्थान रहा, 71वां स्थान रहा। तो भारत का पेरिस ओलंपिक में स्थान रहा 71वां। भारत ने कितने मेडल जीते, 6 मेडल जीते, उसमें से एक तो सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, अब भारत ने कौन कौन से मेडल जीते, ठीक है, तो टोटल 6 मेडल जीते। तो टोटल 6 मेडल कौन से हैं, तो पहला मेडल जो उन्होंने जीता वो था सिल्वर। वो सिल्वर किसने जीता था, सिल्वर मेडल वो किसने जीता था, वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, वो है भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका उनका स्कोर कितना रहा था, वो रहा था 89.45। ठीक है, 89.45। तो 89.45 था नीरज चोपड़ा का स्कोर। ठीक है, तो पहला मेडल जीता वो सिल्वर जीता, वो किन्होंने जीता, वो जीता नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो हम 6 मेडल के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो था सिल्वर और बाकी क्या बच गए, 5 ब्रॉन्ज बच गए। ठीक है, तो सिल्वर मेडल किन्होंने जीता, वो जीता नीरज चोपड़ा ने, उनका स्कोर था 89.45 और वो किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से। नेक्स्ट जो 5 ब्रॉन्ज बचे, ठीक है 5 ब्रॉन्ज बचे, और तो 5 ब्रॉन्ज में से 2 ब्रॉन्ज तो किन्होंने जीते, मनु भाकर ने। किन्होंने जीते, मनु भाकर ने। ठीक है, तो 5 में से कितने, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे मनु भाकर ने, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, तो मनु भाकर है ना, 2 ओलंपिक किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो मनु भाकर क्या बन गई है, किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है, वो बन गई है मनु भाकर। मनु भाकर ने क्या जीते, 2 ब्रॉन्ज जीते। तो 2 ब्रॉन्ज मनु भाकर ने किस किस में जीते, पहला तो जो ब्रॉन्ज जीता वो जीता 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में जीता। तो मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पहला जो ब्रॉन्ज मेडल जीता वो जीता 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत श्रेणी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इसमें इन्होंने एक स्कोर किया था, वो स्कोर कितना किया था, मनु भाकर ने व्यक्तिगत श्रेणी में स्कोर किया था, वो किया था 221.7। ठीक है, तो मनु भाकर ने जो व्यक्तिगत श्रेणी में स्कोर किया था वो किया था 221.7। जबकि जो दूसरा मेडल जीता ना मनु भाकर का जो दूसरा मेडल था वो उन्होंने कौन सी श्रेणी में जीता, वो जीता 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित श्रेणी में। ठीक है, मिश्रित श्रेणी में। तो मनु भाकर ने जो दूसरा मेडल जीता वो जीता कितनी, 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित श्रेणी में जीता। इसमें इनके साथ कौन थे, इसमें इनके साथ थे सरबजोत सिंह। तो मिश्रित श्रेणी में मनु भाकर के साथ कौन थे, वो थे सरबजोत सिंह। और इनमें इनका स्कोर रहा वो रहा 200, इनका स्कोर कितना रहा, 580। तो इसमें इनका स्कोर रहा कितना, 580। ठीक है, तो ये एक बार वापस देख लेते हैं। भारत ने है ना पेरिस ओलंपिक में को टोटल कितने मेडल जीते, 6 मेडल जीते, जिसमें से एक तो था सिल्वर और 5 क्या थे ब्रॉन्ज। तो सिल्वर मेडल तो किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा ने जो स्कोर किया था वो कितना किया था, 89.45। ठीक है, 89.45 ये स्कोर किया था नीरज चोपड़ा ने। फिर नेक्स्ट 5 ब्रॉन्ज जीते थे भारत ने, उसमें से 2 ब्रॉन्ज तो किन्होंने जीते, मनु भाकर ने। मनु भाकर किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है।
एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? वो बन गई है मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर ने 2 मेडल जीते थे। 2 मेडल किस किस खेल में जीते थे? पहला मेडल तो जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल की व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, और दूसरा मेडल जीता था वो 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित श्रेणी में। तो दोनों तो क्या है, 10 मीटर एयर पिस्टल है। एक तो उन्होंने जीता व्यक्तिगत श्रेणी में अकेले जीता, और दूसरा उन्होंने जीता था वो मिश्रित श्रेणी में, मतलब किसी के साथ जीता था। तो व्यक्तिगत श्रेणी में उनका जो स्कोर रहा वो है 221.7 रहा, जबकि मिश्रित श्रेणी में उनका स्कोर था वो था 580। तो टोटल कितने हो गए? 3 मेडल हो गए। ठीक है, मिश्रित श्रेणी में जो इनके साथ थे, मनु भाकर के साथ थे वो कौन थे? सरबजोत सिंह थे। ठीक है, तो 3 मेडल हो गए। चौथा मेडल किसने जीता? चौथा मेडल जीता वो जीता स्वप्निल कुसाले ने। किन्होंने जीता? स्वप्निल कुसाले ने जीता। स्वप्निल कुसाले। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मेडल किसने जीता? स्वप्निल कुसाले ने। स्वप्निल कुसाले भी किस खेल से संबंधित है? वो है निशानेबाजी से संबंधित है। निशानेबाजी से संबंधित है। मनु भाकर भी किस खेल से संबंधित थी? निशानेबाजी से। ये भी किससे संबंधित थी? निशानेबाजी से संबंधित थी। ठीक है, तो स्वप्निल कुसाले भी कौन से खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने जो मेडल जीता वो कौन सी श्रेणी में जीता? वो जीता 50 मीटर एयर राइफल। ठीक है, 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने मेडल जीता। और स्वप्निल कुसाले ने कौन सा मेडल जीता? वो जीता ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में। और स्वप्निल कुसाले ने भी कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज, और 50 मीटर एयर राइफल में जीता। और ये किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। ठीक है, नेक्स्ट मेडल जो अगला मेडल किन्होंने जीता? अगला मेडल जीता वो जीता अमन सेहरावत ने। किन्होंने जीता? अमन सेहरावत। ठीक है, तो अगला मेडल जीता अमन सेहरावत ने। इन्होंने मेडल जीता वो किस में जीता? कुश्ती खेल में जीता। ठीक है, और इनका जो कैटेगरी थी वो थी 57 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता। तो नेक्स्ट मेडल किन्होंने जीता? अमन सेहरावत ने। कुश्ती में 57 किलोग्राम पुरुष श्रेणी में इन्होंने मेडल जीता। और मेडल कौन सा जीता? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो भारत ने एक तो क्या जीता? सिल्वर, और 5 क्या जीते? ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल 6 मेडल जीते थे। ठीक है, तो लास्ट है जो छठा मेडल किन्होंने जीता? वो जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता छठा मेडल। वो उन्होंने कौन सा मेडल जीता? वो जीता ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? वो जीता था ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट हम देखते हैं तो भारत के कुल कितने मेडल हो गए? 6 मेडल हो गए। ठीक है, तो 6 मेडल एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला तो था सिल्वर, जो कि जीता नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से, उनका स्कोर रहा 89.45। नेक्स्ट 2 मेडल किन्होंने जीते? मनु भाकर ने। मनु भाकर पहली जो भारतीय बन गई जिन्होंने कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। ठीक है, मनु भाकर ने 2 मेडल कौन कौन से खेल में जीते? वो निशानेबाजी में जीते। तो कौन कौन सी प्रतिस्पर्धा थी? एक तो है 10 मीटर एयर पिस्टल की व्यक्तिगत श्रेणी, और दूसरी है 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित श्रेणी। 10 मीटर एयर पिस्टल की व्यक्तिगत श्रेणी में उन्होंने स्कोर किया 221.7, और जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल की जो मिश्रित श्रेणी में उन्होंने स्कोर किया 580। और 10 मीटर एयर पिस्टल की जो मिश्रित श्रेणी में उनके साथ कौन थे? वो थे सरबजोत सिंह। अगला जो चौथा मेडल था वो जीता स्वप्निल कुसाले ने। वो थे निशानेबाजी से संबंधित। इन्होंने जो मेडल जीता वो जीता 50 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, मनु भाकर तो किस में थे? एयर पिस्टल में, और जबकि स्वप्निल कुसाले किस में? एयर राइफल में। नेक्स्ट हम देखते हैं अमन सेहरावत ने किस में मेडल जीता? वो जीता कुश्ती में, और 57 किलोग्राम की श्रेणी में जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम इन्होंने भी क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो कुल कितने मेडल हो गए? 6 मेडल हो गए। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में जो सबसे चर्चित व्यक्ति कौन रहे? वो रहे विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट चर्चित व्यक्ति रहे थे। ठीक है, विनेश फोगाट चर्चा में रही थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या है, केवल 100 ग्राम वजन के कारण इन्हें क्या कर दिया गया? महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो केवल कितना? 100 ग्राम इनका वेट अधिक था, जिसके कारण इन्हें महिला कुश्ती से क्या? अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये कौन से किलोग्राम की श्रेणी में खेली थी? 50 किलोग्राम में, और इससे इनका वजन कितना ज़्यादा था? केवल 100 ग्राम ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये विनेश फोगाट कहाँ तक पहुँच गई थी? फाइनल तक पहुँच गई थी, लेकिन
फाइनल में इनका 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण इन्हें महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो एक बार वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक का। पेरिस ओलंपिक में हम देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ, फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ। ये 33वें नंबर का ओलंपिक था। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर था वो था फ्रीजेस। पहले पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 26 जुलाई को। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था, सोन नदी के किनारे हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था कि उद्घाटन किसी स्टेडियम में न होकर किसी नदी के किनारे हुआ था, सोन नदी के किनारे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से जो ध्वजवाहक थे पीवी संधू और शरत कमल। समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे मनु भाकर और PR श्रीजेश। भारतीय दल के जो प्रमुख कौन थे वो थे गगन नारंग। भारत के कुल कितने 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लेकिन उसमें से मेडल केवल कितने जीत पाए, वो 6 मेडल जीत पाए भारत। ठीक है, 6 मेडल जीत पाए, जिसमें से एक मेडल तो क्या था, सिल्वर मेडल, और 5 मेडल क्या था, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो 6 मेडल जीती भारत ने, और 6 मेडल जीत करके भारत का जो उसमें स्थान पॉइंट टेबल में स्थान कौन सा रहा, 71वां स्थान। तो 71वां स्थान था। तो 6 मेडल कौन कौन से थे, पहला मेडल था सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर मेडल किन्होंने जीता, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से, उन्होंने 89.45 मीटर का भाला फेंका। फिर नेक्स्ट है 2 मेडल अगले किसने जीते, वो जीते मनु भाकर ने। मनु भाकर किसी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। 2 मेडल कौन कौन से जीते, ब्रॉन्ज जीते, और इनका खेल कौन सा है, निशानेबाजी। इन्होंने 2 मेडल किस खेल में जीते, पहला है 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत श्रेणी में, दूसरा है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित श्रेणी में। तो 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत श्रेणी में इनका स्कोर रहा 221.7, जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित श्रेणी में इनका स्कोर रहा 580। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित श्रेणी में जो मनु भाकर के साथ कौन थे, वो थे सरबजोत सिंह थे। नेक्स्ट अगला मेडल जीता स्वप्निल कुसाले ने, उनका संबंध है निशानेबाजी से। उनका जो प्रतिस्पर्धा कौन सी जीती, 50 मीटर एयर राइफल में उन्होंने जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट है अमन सहरावत। अमन सहरावत, ठीक है, सबसे छोटी उम्र में मेडल जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, अमन सहरावत क्या है, सबसे छोटी उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। छोटी उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय बन गए हैं कौन, अमन सहरावत। इन्होंने मेडल जीता है कुश्ती में, और इनका कौन से वेट कैटेगरी में मेडल जीता है, 57 किलोग्राम की। अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो मेडल जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है, और कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक में चर्चा में कौन रही, विनेश फोगाट। क्यों, क्योंकि ये अपने जो वेट कैटेगरी से केवल 100 ग्राम अधिक होने के कारण इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और विनेश फोगाट 50 किलोग्राम की कैटेगरी से खेल रही थी, और ये फाइनल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। RPSC स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके करंट वाला पार्ट है, उसमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स करके एक टॉपिक दिया गया है, जिसमें हम अब पढ़ रहे हैं पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में। तो ये वाला टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में हम देखते हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ फ्रांस के पेरिस शहर में। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, इसका आयोजन हुआ 28 अगस्त से 8 सितंबर के तक हुआ 2024 को। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ, वो हुआ 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हुआ। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को हुआ, और कहाँ पे हुआ, पेरिस में हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर था, शुभंकर क्या था, फ्रीजेस। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो शुभंकर था, शुभंकर क्या था, वो था फ्रीजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का जो मोटो यानी कि ध्येय वाक्य क्या था, तो मोटो इसका था, वो था गेम्स वाइड ओपन। क्या था, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का जो मोटो यानी कि ध्येय वाक्य था, वो था गेम्स वाइड ओपन था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे
आगे हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 है वो, ये कौन सा कितने नंबर का पैरा ओलंपिक था? ये था 70वें नंबर का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, इसका आयोजन हुआ फ्रांस के पेरिस शहर में। ये कौन सा ओलंपिक पैरा ओलंपिक था? ये था 70वां पैरा ओलंपिक था। इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हुआ। इसका जो शुभंकर था वो था फ्रीजेस। इसका मोटो यानी ध्येय वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक के उसमें जो उसका जो उद्घाटन समारोह है, ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। एक तो कौन थे? भाग्यश्री जाधव। कौन थी? भाग्यश्री जाधव। ठीक, भाग्यश्री जाधव। और दूसरे कौन थे? वो थे सुमित अंतिल। सुमित अंतिल। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? एक तो भाग्यश्री जाधव और दूसरे सुमित अंतिल। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से जो ध्वजवाहक थे वो थे भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। उद्घाटन समारोह में तो ध्वजवाहक कौन थे? भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल थे। जबकि समापन समारोह में जो भारत की ओर से ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे प्रीति पाल तथा हरविंदर सिंह। कौन थे? प्रीति पाल तथा हरविंदर सिंह। ठीक है, प्रीति पाल तथा हरविंदर सिंह। प्रीति पाल का संबंध किससे है? स्प्रिंट से है। ठीक है, स्प्रिंटर है। ठीक है, स्प्रिंट से संबंधित है। जबकि हरविंदर पाल का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। हरविंदर पाल का संबंध किससे है? हरविंदर सिंह का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। और प्रीति पाल का संबंध है स्प्रिंट से, यानी जो रनिंग होती है ना वो उससे संबंध है प्रीति पाल का। और जबकि हरविंदर सिंह का संबंध है तीरंदाजी से। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के भारत की ओर से ध्वजवाहक थे एक तो भाग्यश्री जाधव और दूसरे सुमित अंतिल। जबकि समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? एक तो थे प्रीति पाल, दूसरे थे हरविंदर सिंह। अब हम आगे देखते हैं जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो भारत की ओर से जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो भारत की ओर से जो भारत के दल के प्रमुख कौन थे? वो थे सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, तो भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? वो थे सत्य प्रकाश सांगवान। कौन थे? सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के जो प्रमुख थे वो कौन थे? सत्य प्रकाश सांगवान। अब हम आगे देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? वो लिया था 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पॉइंट टेबल में भारत का स्थान कौन सा रहा? पॉइंट टेबल में भारत का स्थान कौन सा रहा? 18वां स्थान रहा था। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पॉइंट टेबल में भारत का स्थान कौन सा रहा? 18वां स्थान रहा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते? 29 मेडल जीते। कितने? 29 मेडल जीते, जिसमें से 7 तो क्या थे? गोल्ड, 9 क्या थे? सिल्वर और 13 क्या थे? ब्रॉन्ज। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते? टोटल मेडल जीते 29 मेडल जीते, जिसमें से 7 तो क्या थे? गोल्ड। ठीक है, 9 क्या थे? वो थे सिल्वर और 13 क्या थे? ब्रॉन्ज। ठीक है, तो 7 थे गोल्ड और 9 थे सिल्वर और 13 क्या थे? ब्रॉन्ज थे। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत का जो पॉइंट टेबल में स्थान रहा 18वां। भारत ने मेडल जीते 29, जिसमें से 7 तो क्या जीते? गोल्ड जीते और 9 क्या जीते? सिल्वर जीते और 13 क्या जीते? ब्रॉन्ज जीते। अब हम आगे देखते हैं, आगे के बारे में देखते हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में है ना राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते? ये भी इम्पोर्टेंट है आपके राजस्थान वाले एग्जामों के लिए। तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते? 3 खिलाड़ियों ने राजस्थान के मेडल जीते। ठीक है, तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने? 3 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। कौन कौन से खिलाड़ी थे? पहली तो कौन थी? वो थी अवनी लेखरा। कौन थी? अवनी लेखरा। तो राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। पहली थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? इनका संबंध है निशानेबाजी से। इन्होंने मेडल जीता, वो कौन सी प्रतियोगिता में जीता? वो जीता 10 मीटर एयर राइफल SH1। ठीक है, SH1 प्रतियोगिता में इन्होंने
मेडल जीता था। ठीक है, तो अवनी लेखरा है, उन्होंने कौन सी प्रतियोगिता में मेडल जीता? 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता है, उनमें उन्होंने क्या जीता? मेडल जीता। अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता था? उन्होंने जीता था गोल्ड। ठीक है, और अवनी लेखरा का जो स्थान था वो अवनी लेखरा का जो पॉइंट थे, उन्होंने कितने पॉइंट उनका स्कोर था? वो था 249.7। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं, स्कोर भी पूछते हैं आजकल। तो अवनी लेखरा का स्कोर था वो था 249.7। अवनी लेखरा ने जो पेरिस पैरा ओलंपिक में है ना, भारत की ओर से पहला मेडल जीता था। ठीक है, तो भारत की ओर से पहला मेडल किन्होंने जीता है? अवनी लेखरा ने। तो राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते? 3 खिलाड़ियों ने। पहली खिलाड़ी तो कौन आ गई? अवनी लेखरा। ये इनका संबंध है निशानेबाजी से। इन्होंने किस प्रतिस्पर्धा में? 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता में मेडल जीता। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता, और इनका स्कोर था वो था 249.7। दूसरा मेडल जो जीता वो जीता मोना अग्रवाल ने। किन्होंने जीता? मोना अग्रवाल। तो दूसरी जो राजस्थान की खिलाड़ी थी जिन्होंने मेडल जीता, उनका नाम है मोना अग्रवाल। तो जिस प्रतियोगिता में अवनी लेखरा थी, उसी प्रतियोगिता में ये भी थी। ठीक है, तो प्रतियोगिता कौन सी होगी? 10 मीटर एयर राइफल SH1। ठीक है, एयर राइफल SH1। तो अवनी लेखरा ने तो क्या जीता था? गोल्ड जीता था इस प्रतियोगिता में। जबकि मोना अग्रवाल है, उन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और इनका स्कोर कितना रहा? इनका स्कोर रहा 228.7। तो इनका स्कोर रहा था 228.7। तो राजस्थान के कितने, हमने देखा 3 खिलाड़ियों ने क्या जीते हैं? पेरिस पैरा ओलंपिक में मेडल जीते। पहली तो हो गई अवनी लेखरा, 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता में गोल्ड जीता, स्कोर रहा इनका 249.7। दूसरे हो गए मोना अग्रवाल, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में ब्रॉन्ज जीता, इनका स्कोर था 228.7। तीसरे कौन थे? वो थे तीसरे सुंदर सिंह गुर्जर। कौन थे? सुंदर सिंह गुर्जर। तीसरे कौन थे? वो थे सुंदर सिंह गुर्जर। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है भाला फेंक से। ठीक है, इनका संबंध किससे? भाला फेंक खेल से है। और इनकी जो प्रतियोगिता थी उनका नाम क्या था? F46 प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो तीसरा जो मेडल जीता वो किन्होंने जीता? सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता, और सुंदर सिंह गुर्जर ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज। ठीक है, तो सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता ब्रॉन्ज। इनका संबंध है भाला फेंक से, और इनकी प्रतियोगिता क्या है? F46 प्रतियोगिता में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो राजस्थान के कितने खिलाड़ी हो गए? 3 खिलाड़ी, उन्होंने क्या जीते? मेडल जीते हैं। अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर सिंह गुर्जर। अवनी लेखरा ने गोल्ड, मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज, और सुंदर सिंह गुर्जर ने भी ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गए राजस्थान के 3 खिलाड़ी जिन्होंने की मेडल जीते हैं। अब भारत के कौन कौन से खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं वो देखते हैं हम। तो भारत ने हमने देखा कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 29 मेडल जीते, जिसमें से 7 तो जीते थे गोल्ड। ठीक है, और 9 तो उन्होंने क्या जीते हैं? सिल्वर, और 13 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, तो 7 गोल्ड मेडल कौन कौन से जीते हैं? 7 क्या जीते हैं भारत ने? गोल्ड। तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला गोल्ड किन्होंने जीता? पहला गोल्ड जीता अवनी लेखरा ने। किन्होंने जीता? अवनी लेखरा ने जीता गोल्ड। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? हमने देखा था 10 मीटर एयर राइफल SH1 से। 10 मीटर एयर राइफल SH1 से इनका संबंध है। और ये किस खेल से संबंधित है? ये है निशानेबाजी से। और इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है? 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। इनका जो स्कोर रहा था वो था 249.7 का स्कोर रहा था अवनी लेखरा। ठीक है, दूसरे जो खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड जीता है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुमित अंतिल। क्या है? सुमित अंतिल अभी हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल। ठीक है, इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड जीता है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है भाला फेंक से। ठीक है, सुमित अंतिल का संबंध किससे है? भाला फेंक प्रतियोगिता से है। और इनकी जो कैटेगरी थी, मतलब इनका जो कैटेगरी कौन सी थी? स्पर्धा की कैटेगरी कौन सी थी? वो थी F64 थी। ठीक है, तो दूसरा जो गोल्ड जीता है वो जीता है सुमित अंतिल ने। कौन सी प्रतियोगिता में? भाला फेंक की F64 प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो अवनी लेखरा और सुमित अंतिल के, इन दोनों के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन दोनों ने
टोक्यो ओलंपिक जो कि हुआ था 2020 में, इसमें भी इन दोनों ने क्या जीता था, गोल्ड जीता था। तो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, एक तो अवनी लेखरा और दूसरे सुमित अंतिल। ठीक है, तो इन दोनों को ये भी याद रखना है कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था। किन किन ने, अवनी लेखरा ने भी गोल्ड जीता था और सुमित अंतिल ने भी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। अब जो पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 में, इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है। तो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं अवनी लेखरा और सुमित अंतिल। तो अवनी लेखरा हो गए, सुमित अंतिल, इन दोनों ने गोल्ड जीत। तीसरे खिलाड़ी कौन हो गए, तीसरे खिलाड़ी हो गए हरविंदर सिंह। कौन हो गए, हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह। तो हरविंदर सिंह का नाम हमने कहाँ देखा था अभी, हरविंदर सिंह का नाम देखा था हमने अभी जो समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे, वो थे हरविंदर सिंह। इनका संबंध किससे है, तीरंदाजी से है। ठीक है, और ये समापन समारोह में ध्वजवाहक थे भारत की ओर से। ठीक है, हरविंदर सिंह का संबंध किससे है, तीरंदाजी से, और इन्होंने भी क्या जीता है, भारत के लिए गोल्ड जीता है। तो 3 गोल्ड हो गए। चौथा गोल्ड किन्होंने जीता है, तो चौथा गोल्ड जीता है भारत की ओर से, वो है नवदीप सिंह। कौन है, नवदीप सिंह। ठीक है, नवदीप सिंह का जो संबंध है वो किससे है, नवदीप सिंह का संबंध है वो है भाला फेंक से। ठीक है, नवदीप सिंह का संबंध है भाला फेंक से। तो और भाला फेंक की कौन सी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, वो है F41 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, नवदीप सिंह भाला फेंक की F41 कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड। पहले इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, लेकिन जो गोल्ड मेडल वाला है वो क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, जिसके कारण इनको कौन सा मेडल मिल गया, गोल्ड मेडल मिल गया। तो नवदीप सिंह ने फाइनल में क्या जीता, गोल्ड। ठीक है, और इनकी जो भाला फेंक की कौन सी स्पर्धा है, F41 स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता है। नवदीप सिंह का जो स्कोर रहा था वो कितना स्कोर रहा था, वो है 47.32 का स्कोर किया था उन्होंने, नवदीप सिंह ने। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 गोल्ड मेडल। अगला जो गोल्ड मेडल जीता है वो किन्होंने जीता है, वो जीता है नीतीश कुमार। ठीक है, 5वां गोल्ड मेडल जीता है वो किन्होंने जीता है, नीतीश कुमार ने जीता है। नीतीश कुमार का संबंध किस खेल से है, वो है बैडमिंटन से है। और इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने जीता है गोल्ड। ठीक है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड जीता है। किन्होंने, नीतीश कुमार ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, और इनका संबंध है बैडमिंटन से। इन्होंने पुरुष एकल SL3 में गोल्ड जीता है, पुरुष एकल SL3 में क्या जीता है, गोल्ड। तो चौथा गोल्ड जीता नीतीश कुमार ने, इनका संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, अगला गोल्ड किन्होंने जीता, वो जीता है धर्मवीर सिंह ने। छठा गोल्ड है वो किसने जीता है, धर्मवीर सिंह ने अगला गोल्ड जीता है। इन्होंने भी क्या जीता है, गोल्ड। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है क्लब थ्रो प्रतियोगिता से है। ठीक है, क्लब थ्रो की कौन सी कैटेगरी में है, ये है क्लब थ्रो F51 में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड। धर्मवीर सिंह ने क्लब थ्रो की F51 प्रतियोगिता में जीता है गोल्ड। अगले खिलाड़ी है वो है प्रवीण कुमार। ठीक है, 7वां गोल्ड किसने जीता है, वो जीता है प्रवीण कुमार ने जीता है। 7वां गोल्ड जीता है किन्होंने, प्रवीण कुमार ने। और इनका जो खेल है वो है कौन सी, ऊंची कूद, हाई जंप। ठीक है, ऊंची कूद की कौन सी, ऊंची कूद T64। ठीक है, तो T64 कैटेगरी में इन्होंने जीता है, गोल्ड जीता है। तो भारत ने कुल कितने गोल्ड जीत लिए, 7 गोल्ड जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। तो भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड जीते, 7। पहला गोल्ड जीता अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में, इनका स्कोर था 249.7। दूसरा गोल्ड जीता सुमित अंतिल ने और भाला फेंक प्रतियोगिता F64 में जीता है। अवनी लेखरा और सुमित अंतिल इन दोनों ने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था और इसमें भी पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड जीता है। तो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, एक तो है अवनी लेखरा और दूसरे सुमित अंतिल। अगले जो खिलाड़ी है वो है हरविंदर सिंह, इनका खेल संबंध है तीरंदाजी से और इन्होंने भी गोल्ड जीता है और ये समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। अगले खिलाड़ी है नवदीप सिंह, इनका संबंध है भाला फेंक की F41 प्रतियोगिता से, इन्होंने गोल्ड जीता है और इनका स्कोर था वो था 47.32। अगले खिलाड़ी है नीतीश कुमार, जिनका संबंध है बैडमिंटन से
इन्होंने पुरुष एकल SL3 प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। ठीक है, इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड। नीतीश कुमार ने भी जीता है गोल्ड। धर्मवीर सिंह अगले खिलाड़ी है। धर्मवीर सिंह, इनका संबंध है क्लब थ्रो से। ठीक है, और इन्होंने F51 प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। अगले खिलाड़ी है प्रवीण कुमार, इनका संबंध है ऊंची कूद से। ऊंची कूद की T64 प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो 7 खिलाड़ी कौन कौन से हो गए, एक बार वापस देख लेते हैं। एक तो हो गए अवनी लेखरा, सुमित अंतिल। ठीक है, अवनी लेखरा हो गए निशानेबाजी से, सुमित अंतिल हो गए भाला फेंक से। ठीक है, हरविंदर सिंह अगले खिलाड़ी है, वो हो गए तीरंदाजी से। नवदीप सिंह भाला फेंक से। नीतीश कुमार बैडमिंटन से। हरविंदर सिंह क्लब थ्रो से। प्रवीण कुमार ऊंची कूद से। ठीक है, इन सभी खिलाड़ियों ने क्या जीता है? भारत के लिए गोल्ड जीता है। तो 7 गोल्ड तो ये हो गए। ठीक है, तो 7 गोल्ड हो गए। तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, उसमें से 7 तो क्या जीते हैं? गोल्ड। 9 जीते हैं सिल्वर और 13 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो एक खिलाड़ी है मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु है। उनका संबंध किससे है? उनका संबंध है ऊंची कूद से। ठीक है, तो मरियप्पन थंगावेलु ये किस खेल से संबंधित है? ये है ऊंची कूद खेल से संबंधित है। ऊंची कूद की कौन सी कैटेगरी में है? वो है T42। ठीक है, तो मरियप्पन थंगावेलु है, इनका संबंध किससे है? ऊंची कूद खेल से है। ऊंची कूद खेल के T42 कैटेगरी में ये खेलती है। ठीक है, तो मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किससे है? ऊंची कूद से। मरियप्पन थंगावेलु है लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो मरियप्पन थंगावेलु है लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली क्या बन गई है? भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें उन्होंने क्या जीता है? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। और 2024 जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसमें इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता है। तो मरियप्पन थंगावेलु है वो उनका संबंध किससे है? ऊंची कूद से है। ऊंची कूद के T42 स्पर्धा में वो खेलती है। लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन? मरियप्पन थंगावेलु। लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? मरियप्पन थंगावेलु। उन्होंने 2016 में तो क्या जीता था? वो जीता था गोल्ड। 2016 रियो ओलंपिक में जीता था गोल्ड। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक में जीता सिल्वर। और 2024 के जो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज जीता है। जबकि हमने ऊपर देखा था एक तो है अवनी लेखरा और दूसरा सुमित अंतिल। ठीक है, सुमित अंतिल। इन दोनों ने तो क्या है लगातार 2 ओलंपिक में इन्होंने और जीते हैं मेडल। और दोनों ने क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं। दोनों बार क्या जीते हैं? गोल्ड। ठीक है, लेकिन मरियप्पन थंगावेलु ने लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। 2016 में तो गोल्ड, 2020 में सिल्वर और 2024 में ब्रॉन्ज जीता है मरियप्पन थंगावेलु ने। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, एक खिलाड़ी है प्रीति पाल। ठीक है, प्रीति पाल का नाम हमने अभी कहाँ पढ़ा था? तो प्रीति पाल का नाम पढ़ा था ये है समापन समारोह में भारत की ओर से क्या थी? ध्वज वाहक थी। 2 थे ध्वज वाहक, एक तो प्रीति पाल और दूसरे थे हरविंदर सिंह। प्रीति पाल किस खेल से संबंधित है? वह है स्प्रिंट खेल से संबंधित है। ठीक है, मतलब जो दौड़ होती है ना उससे संबंधित है, स्प्रिंटर है। ठीक है, तो प्रीति पाल किस खेल से संबंधित है? वो है स्प्रिंट से संबंधित है। ठीक है, स्प्रिंटर है तो दौड़ से। ठीक है, तो प्रीति पाल है, उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं। 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। किन्होंने? प्रीति पाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक तो क्या है? 100 मीटर T35 की जो दौड़ थी उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। दूसरा है 200 मीटर की जो T35 जो प्रतियोगिता थी उसमें भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो प्रीति पाल है, उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक की बात कर ले उसमें 2 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन थी? वो थी मनु भाकर। ठीक है, और जबकि पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 मेडल किन्होंने जीते? वो जीते हैं प्रीति पाल ने। पेरिस ओलंपिक में तो जीते थे मनु भाकर ने, जबकि पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं वो जीते हैं प्रीति पाल ने। वो किस खेल से संबंधित है? वो है स्प्रिंटर है। और वो
क्या थी, समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थी। उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पहला ब्रॉन्ज मेडल है 100 मीटर T35 स्पर्धा में और दूसरा है 200 मीटर की T35 स्पर्धा में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम में आपके जो करंट वाला पार्ट है उसमें एक अगला टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पुस्तकें और उनके लेखक, तो उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो पहली बुक है छावा। छावा बुक अभी जिसपे कि एक मूवी भी बनी है छावा। ठीक है, तो वो किस पे बनी है, छावा पुस्तक के आधार पे बनी है। तो छावा पुस्तक किसने लिखी है, छावा पुस्तक लिखी है शिवाजी सावंत ने। ठीक है, तो छावा पुस्तक किसने लिखी है, वो लिखी है शिवाजी सावंत ने लिखी है। तो छावा पुस्तक लिखी है शिवाजी सावंत ने। नेक्स्ट हम देखते हैं अनबाउंड। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, अनबाउंड। अनबाउंड, ठीक है, अनबाउंड पुस्तक किसने लिखी है, तो अनबाउंड पुस्तक लिखी है राज रोशन पुजारी ने। तो अनबाउंड जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, राज रोशन पुजारी ने। तो अनबाउंड पुस्तक लिखी है किन्होंने, राज रोशन पुजारी ने। अगली पुस्तक का नाम है रतन टाटा ए लाइफ। तो रतन टाटा ए लाइफ, तो रतन टाटा ए लाइफ, रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक किन्होंने लिखी है, तो वो लिखी है किसने, थॉमस मैथ्यू ने। रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक लिखी है थॉमस मैथ्यू ने। ठीक है, तो रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक लिखी है किन्होंने, थॉमस मैथ्यू ने। अगली पुस्तक का नाम है शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार। ये पुस्तक किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है मोहर बसु ने। तो शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार ये पुस्तक लिखी है किसने, मोहर बसु। ठीक है, मोहर बसु ने। तो शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार पुस्तक लिखी है मोहर बसु ने। नेक्स्ट अगली पुस्तक देखते हैं नेहरूज इंडिया। नेहरूज इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, नेहरूज इंडिया। ठीक है, नेहरूज इंडिया पुस्तक लिखी है, वो लिखी है प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने। ठीक है, तो नेहरूज इंडिया पुस्तक लिखी है किन्होंने लिखी है, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने। नेक्स्ट है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। ठीक है, तो स्पीकिंग विद नेचर फिर है द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। तो ये पुस्तक लिखी है रामचंद्र गुहा ने। ठीक है, तो स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक लिखी है किन्होंने, रामचंद्र गुहा ने। तो रामचंद्र गुहा किन्होंने लिखी है, रामचंद्र गुहा। तो स्पीकिंग विद नेचर, फिर आगे है उसके द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म ये पुस्तक लिखी है रामचंद्र गुहा ने लिखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स। क्या है, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फिर आगे है इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। फ्रेंड्स, इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ये पुस्तक किन्होंने लिखी है, ये लिखी है श्री राम चुलिया ने। श्री राम चुलिया ने। ठीक है, फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी है, फ्रेंड्स। फिर आगे है इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ये पुस्तक लिखी है श्री राम चुलिया ने। अगली पुस्तक का हम देखते हैं द अनयील्डिंग जज। द अनयील्डिंग जज अगली पुस्तक का नाम क्या है, द अनयील्डिंग द अनयील्डिंग जज। ठीक है, ये फिर आगे इसमें क्या है, द लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर। ठीक है, द अनयील्डिंग जज पुस्तक किसने लिखी है, तो द अनयील्डिंग जज पुस्तक लिखी है गोरी ग्रोवर ने। किन्होंने लिखी है, गोरी ग्रोवर। ठीक है, तो द अनयील्डिंग जज पुस्तक लिखी है गोरी ग्रोवर ने। आगे है माई बिलव्ड लाइफ। तो माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, माई बिलव्ड लव्ड। ठीक है, माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक लिखी है, वो लिखी है किन्होंने, वो लिखी है अमिताभ कुमार ने। ठीक है, तो अमिताभ कुमार। ठीक है, तो माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक किन्होंने लिखी है, वो लिखी है अमिताभ कुमार ने। तो माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक लिखी है अमिताभ कुमार ने। इंपॉर्टेंट है, माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक लिखी है अमिताभ कुमार ने। अगली पुस्तक है फ्रॉम दुबई टू कराची। फ्रॉम दुबई टू कराची, फिर आगे है द दाऊद सागा कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी है एस हुसैन जेदी ने। तो पुस्तक का नाम क्या है, फ्रॉम दुबई टू कराची द दाऊद सागा कंटिन्यूस ये पुस्तक लिखी है हुसैन जेदी ने। किसने, हुसैन
हुसैन जेदी ने, ठीक है, हुसैन जेदी ने ये लिखी है पुस्तक। अगली पुस्तक का नाम क्या है? एनटाइटलमेंट ए न्यू बिगिनिंग। अगली पुस्तक का नाम क्या है? एनटाइटलमेंट, एनटाइटलमेंट, ठीक है, एनटाइटलमेंट ए न्यू बिगिनिंग। ये पुस्तक लिखी है सदगुरु ने, ये पुस्तक लिखी है सदगुरु ने। एनटाइटलमेंट ए न्यू बिगिनिंग पुस्तक लिखी है सदगुरु ने। अगली पुस्तक का नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, ठीक है, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, ठीक है। तो हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 ये पुस्तक लिखी है अमिताभ कांत ने। किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने लिखी है ये पुस्तक। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक लिखी है अमिताभ कांत ने। अगली पुस्तक का नाम है द सर्किल ऑफ लाइफ। द सर्किल ऑफ लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी है? तो द सर्किल ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है, वो लिखी है सुधा मूर्ति ने। तो द सर्किल ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है किन्होंने? सुधा मूर्ति ने। तो द सर्किल ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति। आगे हम देखते हैं द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। तो अगली पुस्तक का नाम क्या है? द न्यू आइकन, ठीक है, द न्यू आइकन। फिर है इसके आगे क्या है? सावरकर एंड द फैक्ट्स, सावरकर एंड द फैक्ट्स, ठीक है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है अरुण शौरी ने। ये पुस्तक लिखी है अरुण शौरी ने, ठीक है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक लिखी है अरुण शौरी ने। नेक्स्ट पुस्तक है ब्रिंग इट ऑन। अगली पुस्तक का नाम क्या है? ब्रिंग इट ऑन। अगली पुस्तक का नाम क्या है? ब्रिंग इट ऑन। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है दीपा मलिक ने। ब्रिंग इट ऑन ये पुस्तक लिखी है किन्होंने? दीपा मलिक ने। अगली पुस्तक का नाम है वो है सीपिया। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे बहुत, सीपिया, ठीक है। तो अगली पुस्तक का नाम क्या है? सीपिया। सीपिया पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है दिनेश नारायणन ने। दिनेश नारायणन ने, ठीक है। तो अगली पुस्तक का नाम क्या है? सीपिया। सीपिया पुस्तक किन्होंने लिखी है? वो लिखी है दिनेश नारायणन ने। इंपॉर्टेंट है बहुत। तो सीपिया पुस्तक किन्होंने लिखी है? वो लिखी है दिनेश नारायणन ने। अगली पुस्तक है फिजी में भारतीयों का इतिहास तथा उनका जीवन। फिजी में भारतीयों का इतिहास, ठीक है। फिजी में क्या है? भारतीयों का इतिहास। फिजी में भारतीयों का इतिहास। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर रेखा चतुर्वेदी ने। किन्होंने? डॉक्टर रेखा चतुर्वेदी ने। फिजी में भारतीयों का इतिहास पुस्तक लिखी है डॉक्टर रेखा चतुर्वेदी ने। अगली पुस्तक है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। अगली पुस्तक का नाम क्या है? पावर विद इन। क्या है? पावर विद इन, ठीक है, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है आर बाला सुब्रमण्यम ने। आर बाला सुब्रमण्यम ने, ठीक है। पावर विद इन द लीडर लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी ये पुस्तक लिखी है आर बाला सुब्रमण्यम ने। अगली पुस्तक है धूप आने दो। धूप आने दो ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है गुलजार ने। किसने? गुलजार ने। धूप आने दो ये पुस्तक लिखी है गुलजार ने। नेक्स्ट पुस्तक है कतर ने। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है मानव कौल ने, ठीक है। कतर ने ये पुस्तक लिखी है मानव कौल ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। धूप आने दो कतर ने, ठीक है, ये पुस्तक लिखी है मानव कौल ने। और एक सीपिया देखी थी हमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। सीपिया लिखी है दिनेश नारायणन ने, ठीक है। अगली पुस्तक हम देखते हैं एट द हार्ट ऑफ पावर। फिर है द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। एट द हार्ट ऑफ पावर ये पुस्तक लिखी है श्यामलाल यादव ने। एट द हार्ट ऑफ पावर ये पुस्तक लिखी है श्यामलाल यादव ने। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है श्यामलाल यादव ने। आगे हम देखते हैं कमल हसन ए सिनेमैटिक जर्नी। कमल हसन ए सिनेमैटिक जर्नी ये पुस्तक लिखी है के हरिहरन ने। कमल हसन ए सिनेमैटिक जर्नी ये पुस्तक लिखी है किन्होंने? के हरिहरन ने। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है हम देखते हैं ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। फिर है अराउंड द वर्ल्ड इन
101 एसेस, ठीक है, ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेस। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। किन्होंने लिखी है? शशि थरूर ने। तो ये याद रखना है कि ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। नेक्स्ट अगली पुस्तक है इंडिया 800 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ठीक है, इंडिया 800 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। तो ये पुस्तक लिखी है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने, ठीक है, इंडिया 800 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ठीक है। तो ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने लिखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। जमशेदजी टाटा, अगली पुस्तक का नाम क्या है? जमशेदजी टाटा, ठीक है। फिर आगे क्या है? पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। तो ये पुस्तक लिखी है आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने। ये पुस्तक किसने लिखी है? आर गोपाल कृष्णन तथा हरीश भट्ट, इन दोनों ने ये पुस्तक लिखी है। आर गोपाल कृष्णन तथा हरीश भट्ट, इन दोनों ने पुस्तक लिखी है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। अगली पुस्तक का नाम है द सिल्क रूट स्पाई। द सिल्क रूट स्पाई पुस्तक किन्होंने लिखी है? द सिल्क रूट स्पाई ये पुस्तक लिखी है। द सिल्क रूट स्पाई ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? इनाक्षी सोन गुप्ता ने। इनाक्षी सोन गुप्ता, ठीक है। द सिल्क रूट स्पाई पुस्तक लिखी है इनाक्षी सोन गुप्ता ने। द सिल्क रूट स्पाई पुस्तक लिखी है इनाक्षी सोन गुप्ता ने। अगली पुस्तक का नाम है द बैटल ऑफ हाजीपीर। अगली पुस्तक का नाम क्या है? द बैटल ऑफ हाजीपीर। अगली पुस्तक का नाम क्या है? द बैटल ऑफ हाजीपीर। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? वो लिखी है कुलप्रीत यादव ने। द बैटल ऑफ हाजीपीर ये पुस्तक लिखी है कुलप्रीत यादव ने। अगली पुस्तक है कि 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। ये पुस्तक लिखी है सुशील कुमार शिंदे ने। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ठीक है। क्या है? 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स ये पुस्तक लिखी है सुशील कुमार शिंदे ने, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, ठीक है। तो 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स लिखी है सुशील कुमार शिंदे ने। अगली पुस्तक का नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है एम के रंजीत सिंह ने। तो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये पुस्तक लिखी है एम के रंजीत सिंह ने। किन्होंने? एम के रंजीत सिंह ने लिखी है। अगली 2 पुस्तकें है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली पुस्तकें है मैं जब तक बाहर आई, ठीक है। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है गगन गिल ने, ठीक है। मैं जब तक बाहर आई ये पुस्तक लिखी है गगन गिल ने, ठीक है। तो मैं जब तक बाहर आई पुस्तक लिखी है गगन गिल ने और इसे 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्या है? 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। तो मैं जब तक बाहर आई पुस्तक लिखी है गगन गिल ने और इसे 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और हिंदी भाषा के लिए मिला है। इंपॉर्टेंट है बहुत। तो 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? मैं जब तक बाहर आई को मिला है। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है गगन गिल ने, ठीक है। अब दूसरी पुस्तक है गांव और अम्मा। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है मुकुटमणि राज ने। किसने लिखी है? मुकुटमणि राज, ठीक है, मुकुटमणि राज ने लिखी है।
तो गांव और अम्मा पुस्तक लिखी है मुकुट मणिराज ने। ये पुस्तक को भी 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और कौन सी भाषा के लिए मिला है? राजस्थानी भाषा के लिए। तो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए तो मिला है किसको? मैं जब तक बाहर आई को मिला है, और ये लिखी है गगन गिल ने। और ये 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए मिला है गांव और अम्मा को, ये लिखा है मुकुट मणिराज ने लिखा है। नेक्स्ट है अगला की जो अगली है कौन देश को वासी और वेणु की डायरी। ठीक है, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी और वेणु की डायरी। ठीक है, और वेणु की डायरी, ये पुस्तकें किन्होंने लिखी है? ये पुस्तकें लिखी है सूर्यबाला। ठीक है, सूर्यबाला उन्होंने लिखी है। इसके लिए उनको क्या मिला है? व्यास पुरस्कार मिला है। कौन देश को वासी तथा वेणु की डायरी, ये पुस्तकें लिखी है सूर्यबाला ने, और इसके लिए उनको क्या मिला है? व्यास पुरस्कार मिला है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2024 के लिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं ना, इसरो के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं वी नारायणन। ठीक है, तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं वी नारायणन। कौन बने? वी नारायणन। ठीक है, तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं वी नारायणन। अगला प्रश्न है कि जो कलकत्ता में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय जिसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो जो भारतीय नौसेना है उसका पूर्वी कमान मुख्यालय था जिसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो फोर्ट विलियम का नाम बदल करके कर दिया है विजय दुर्ग। ठीक है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, कलकत्ता में स्थित है, और ये क्या है? भारतीय सेना का पूर्वी मुख्यालय है। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि में क्या कहा गया है। नेक्स्ट है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं ज्ञानेश कुमार। कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री है, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है वो बनी है कौन? रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? वो बनी है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कि जो फोर्ब्स है उसने ना दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की है। तो किसने? फोर्ब्स ने दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की है। उसमें भारत की एक महिला है। तो उसमें भारत की महिला कौन है? वो है सावित्री जिंदल। कौन है? सावित्री जिंदल। ठीक है, जिंदल, जो कि JSW ग्रुप की अध्यक्ष है। ये कौन किसकी अध्यक्ष है? JSW ग्रुप की अध्यक्ष है। ये कौन से दुनिया में 7वें नंबर पे अमीर की सूची में है। ठीक है, तो फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है जिसमें कि दुनिया की जो 10 सबसे अमीर महिला है उनकी सूची जारी की है। उसमें भारत की महिला है जिनका नाम है सावित्री जिंदल। ठीक है, वो 7वें नंबर पे है उस सूची में। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है कि मदन बी लोकुर। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र यानी UN की आंतरिक न्याय परिषद। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद के जो अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने हैं मदन बी लोकुर। ठीक है, मदन बी लोकुर बने हैं। ठीक है, मदन बी लोकुर बने। तो संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष कौन बने? वो बने मदन बी लोकुर। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? वो बनाया गया मदन बी लोकुर को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नए गवर्नर है, तो ठीक है, तो नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई के जो नए गवर्नर कौन बने हैं? वो बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है,
तो इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। ये राजस्थान के कहाँ के? बीकानेर शहर के हैं। तो आरबीआई के नए गवर्नर बने कौन? संजय मल्होत्रा, वो राजस्थान के बीकानेर शहर के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह थे, ठीक है, तो पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह, ठीक है, तो वीके सिंह को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो वीके सिंह को बनाया गया है मिजोरम का राज्यपाल, ठीक है। तो वीके सिंह जो कि पूर्व सेना प्रमुख थे, उन्हें कहाँ का राज्यपाल बनाया है? वो बनाया गया है मिजोरम का राज्यपाल बने हैं वीके सिंह, ठीक है। तो वीके सिंह कहाँ के राज्यपाल बने हैं? वो है मिजोरम के। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके नए अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं कौन बने हैं? जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, ठीक है, ठीक है, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मानवाधिकार आयोग में 2 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। तो 2 सदस्य है वो कौन, किनकी नियुक्ति की गई है? तो 2 सदस्य है उनकी भी नियुक्ति की गई है कहाँ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। तो 2 सदस्य कौन है जिनकी नियुक्ति की गई है? पहले सदस्य का नाम क्या है? प्रियांक कानूनगो, पहले सदस्य का नाम क्या था? प्रियांक कानूनगो, ठीक है, प्रियांक कानूनगो। और दूसरे सदस्य का नाम क्या है? विद्युत रंजन सांगी, विद्युत रंजन सांगी, ठीक है, विद्युत रंजन सांगी। ये 2 नए क्या बने हैं? सदस्य भी बने हैं कहाँ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 नए सदस्य भी बने हैं। कौन? एक तो है प्रियांक कानूनगो और दूसरे है विद्युत रंजन सांगी, ठीक है, विद्युत रंजन सांगी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो कौन बने हैं? जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। और जबकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 नए सदस्य कौन बने हैं? एक तो है प्रियांक कानूनगो और दूसरे है विद्युत रंजन सांगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, अगले में देखते हैं कि सोनू सूद है। सोनू सूद को है ना किस देश के पर्यटन तथा खेल मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? वो है थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड है उसके पर्यटन तथा खेल मंत्रालय का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? अभिनेता सोनू सूद को बनाया गया है, ठीक है। तो सोनू सूद को थाईलैंड के पर्यटन तथा खेल मंत्रालय का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के नए कैग यानी कि महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो भारत के नए कैग यानी महालेखा परीक्षक, ठीक है, तो भारत के जो नए महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? वो बने हैं के संजय मूर्ति, ठीक है, के संजय मूर्ति। तो भारत के जो नए महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, तो भारत के जो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो यानी कि कैग, ठीक है, वो कौन बने? वो बने के संजय मूर्ति। तो भारत के नए नियंत्रक और वह महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? वो बने हैं के संजय मूर्ति। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के नए कैग CAG, ठीक है, वो कौन बने हैं? वो बने हैं के संजय मूर्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले प्रश्न में, हम देखते हैं कि I4C, ठीक है, क्या है? I4C, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। इसकी ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? वो बनाया गया है रश्मिका मंदाना को। किन्हें बनाया गया है? रश्मिका मंदाना को बनाया गया है, ठीक है, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। तो I4C मतलब भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय
सॉरी राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्षा कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्षा बनी है, वो बनी है विजया किशोर रहाटकर, ठीक है, विजया किशोर रहाटकर, ठीक है, रहाटकर, ये इनको क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा बनी है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्षा कौन बनी है? विजया किशोर रहाटकर। और ये कौन सी 9वीं अध्यक्षा है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नई अध्यक्षा बनी है वो बनी है विजया किशोर रहाटकर, और ये 9वीं अध्यक्षा है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। तो भारत के नए CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो बने संजीव खन्ना, ठीक है। तो भारत के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने? संजीव खन्ना, ठीक है। तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजीव खन्ना। और ये कौन से 51वें मुख्य न्यायाधीश है? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। नेक्स्ट हम देखते हैं ITTF क्या है? ITTF, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। इसमें भारत की ओर से किन्हें राजदूत के रूप में भेजा गया है? तो इसमें भारत के जो राजदूत है वो है शरथ कमल। कौन है? शरथ कमल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ITTF मतलब इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। उसमें भारत की ओर से राजदूत के रूप में किन्हें भेजा गया है? वो भेजा गया है शरथ कमल को भेजा गया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है? LCA तेजस उड़ाने वाली, क्या है? LCA तेजस, ये ठीक है वायुयान है। LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ऐसी पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने कि LCA तेजस उड़ाया है वो है मोहना सिंह। कौन है? मोहना सिंह। तो LCA तेजस उड़ाने वाली जो पहली महिला फाइटर है वह है मोहना सिंह, ठीक है। LCA तेजस उड़ाने वाले जो पहली महिला फाइटर पायलट है वो कौन है? मोहना सिंह। और ये कहाँ की है? राजस्थान के झुंझुनू की है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं ये कि LCA तेजस उड़ाने वाली जो पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? वो है मोहना सिंह, और वो कहाँ है? झुंझुनू की है। नेक्स्ट है कि एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद क्या है? एशियाई ओलंपिक परिषद, ठीक है, क्या है? एशियाई ओलंपिक परिषद। तो एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? वो चुना गया है रणधीर सिंह। किन्हें चुना गया है? रणधीर सिंह को चुना गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है रणधीर सिंह का। और रणधीर सिंह कहाँ के है? भारत के है। और ये क्या थे? पूर्व निशानेबाज है, ठीक है, ठीक, ये थे पूर्व निशानेबाज। तो एशियाई ओलंपिक परिषद का जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है रणधीर सिंह को। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है रणधीर सिंह को। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे 54वां, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 54वां दादा साहब फाल्के, ठीक है, 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो 54वां दादा साहब फाल्के क्या है? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? वो दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। तो 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस शहर को हाल ही में क्या है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी विश्व शिल्प शहर में शामिल किया है, ठीक है। तो विश्व शिल्प शहर तो हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर, ठीक है, विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में शामिल किया है। तो भारत के कौन से शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में शामिल किया है? वह है कश्मीर शहर को, ठीक है, कश्मीर शहर को विश्व शिल्प शहर में शामिल किया है। तो कश्मीर कौन सा भारत का चौथा ऐसा शहर बन गया है जिसे कि विश्व शिल्प शहर में शामिल किया गया है, ठीक है। तो कश्मीर भारत का ऐसा चौथा शहर बन गया है जिसे कि विश्व शिल्प शहर में शामिल किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अग्नि मिसाइल के जनक
अग्नि मिसाइल का जो जनक थे वो कौन थे? डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। ठीक है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। उन्होंने किसका निर्माण किया था? अग्नि मिसाइल का। अग्नि मिसाइल के जो जनक थे वो कौन थे? डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। उनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। कब हुआ? 15 अगस्त 2024 को उनका निधन हो गया है। तो अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया है 15 अगस्त 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो SBI के नए अध्यक्ष वो बने चल्ला श्रीनिवासन सेठी। कौन बने? चल्ला श्रीनिवासन सेठी बने। ठीक है, तो SBI के नए अध्यक्ष कौन बने? वो बने चल्ला श्रीनिवासन सेठी बने, चेट्टी। ठीक है, तो चल्ला श्रीनिवासन चेट्टी। तो SBI के नए अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासन चेट्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं UN में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें चुना गया है? तो UN में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में, UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो नए राजदूत, तो वो के रूप में किन्हें चुना गया है? वो चुना गया है P हरीश को। ठीक है, तो UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें चुना गया है? वो चुना गया है P हरीश को चुना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ICC। ठीक है, ICC उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ICC के नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जय शाह। कौन बने? जय शाह। तो ICC के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जय शाह। नेक्स्ट हम देखते हैं कृष्ण गमन पथ। क्या है? कृष्ण गमन पथ। ठीक है, तो कृष्ण गमन पथ के अंतर्गत क्या है? भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? मथुरा। जन्मस्थली मथुरा को उनकी जो शिक्षा स्थली है, शिक्षा स्थली कहाँ सी है? उज्जैन। तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को उनकी शिक्षा स्थली उज्जैन से जोड़ा जाएगा। किसके अंतर्गत? कृष्ण गमन पथ के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या है? ये कुल कितने किलोमीटर का धार्मिक सर्किट बनेगा? तो ये 525 किलोमीटर का धार्मिक सर्किट बनेगा कृष्ण गमन पथ। ठीक है, तो कितने किलोमीटर? 525 किलोमीटर का ये धार्मिक सर्किट बनेगा। और इसे बनाएगी कौन कौन? एक तो राजस्थान सरकार और दूसरी MP की सरकार, ये दोनों मिलकर के बनाएगी कृष्ण गमन पथ। तो कृष्ण गमन पथ है उसमें क्या है? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को उनकी जो शिक्षा स्थली यानी उज्जैन से जोड़ा जाएगा। 525 किलोमीटर का क्या बनेगा? धार्मिक सर्किट। और ये बनाएगी कौन? राजस्थान और MP दोनों की सरकारें मिलकर के ये कार्य करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या देखते हैं कि नेक्स्ट में है देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दो हॉल है, उनका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, एक तो क्या है? दरबार हॉल। क्या है? दरबार हॉल। दरबार हॉल का जो नाम चेंज करके क्या रखा गया है? वो रखा गया है गणतंत्र मंडल। ठीक है, तो गणतंत्र मंडप या मंडल रखा गया है। जबकि दूसरा है कौन सा? अशोक हॉल। अशोक हॉल का नाम चेंज करके रखा गया है, वो रखा गया है अशोक मंडप। अशोक मंडप रखा गया है, अशोक मंडप। ठीक है, मंडप ये रखा गया है। तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल है, उनका नाम चेंज किया है। दरबार हॉल का नाम चेंज करके रखा है गणतंत्र मंडल और अशोक हॉल का नाम चेंज करके रखा है अशोक मंडप। नेक्स्ट हम देखते हैं मोइदम। ठीक है, मोइदम एक स्थान है। मोइदम कहाँ स्थित है? वो है असम में। मोइदम कहाँ स्थित है? असम में। इसको क्या किया गया है? अभी यूनेस्को ने क्या है? विश्व धरोहर में शामिल किया है। ठीक है, तो मोइदम स्थान है वो कि कहाँ है? असम में। इसे यूनेस्को ने हाल ही में कहाँ किस में शामिल किया है? विश्व धरोहर में शामिल किया है। और ये भारत का कौन सा 43वां विश्व धरोहर बन गया है। ठीक है, और इसके बारे में खास बात यह है कि ये असम के जो शाही परिवार है, ठीक है, तो वहाँ के जो शाही परिवारों का क्या है? कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान है। तो मोइदम स्थान कहाँ है? असम में। इससे विश्व धरोहर में शामिल किया है। ये भारत का 43वां विश्व धरोहर बन गया है। और इसके बारे में खास बात ये है कि ये वहाँ के शाही परिवार के क्या है? कब्रिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट क्या क्या प्रश्न बनते हैं और कि
नेक्स्ट है कि ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है, क्या है ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक, ठीक है, ऑर्डर, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, वो किया गया है अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो कि भारत के क्या है पूर्व निशानेबाज है, ठीक है, अभिनव बिंद्रा भारत के निशानेबाज रह चुके हैं, ठीक है, तो उन्हें कि कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ओलंपिक अवार्ड से। नेक्स्ट है कि हॉल ऑफ फेम, क्या है हॉल ऑफ फेम, क्या है हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है, तो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, एक तो है लिएंडर पेस, क्या है लिएंडर पेस, और दूसरे कौन है विजय अमृतराज, विजय अमृतराज, इन दोनों को क्या है किस में शामिल किया गया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बन चुके हैं कौन, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ठीक है, ये दोनों एशिया में पहले है, ठीक। तो हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया, एक तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया है। ये किसके खिलाड़ी है, ये टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है, टेनिस के खिलाड़ी है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, उनको किस में शामिल किया गया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।